हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल रसायन पर। यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50 तक। कौन सा एक्सरसाइज है? हमारी चैप्टर नंबर 2 है 11th क्लास का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आइए बच्चों, देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 41। सिंबल, अच्छा बच्चों, दो सिंबल दे रखे हैं यहाँ पर 79Br N35 और एक दिया हुआ है 79Br कैन बी रिटन, जबकि दो और सिंबल दिए हुए हैं 35Br 79 एंड 35Br और ये बोल रहा है कि आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये दोनों जो हैं वो राइट है, लिखे जा सकते हैं, और ये दोनों हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं हैं। तो ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि जो हमारा नोटेशन होता है, हमारा सिंबॉलिक नोटेशन होता है, वो किसी भी एलिमेंट का हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, उसको यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एटॉमिक मास, या फिर यहाँ पर राइट साइड या लेफ्ट साइड हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से बोलते हैं और एटॉमिक मास को A से। तो यहाँ पर जो Br है हमारा, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 35, जबकि हमारा एटॉमिक मास है 79। वेयर एज जो ये नॉट एक्सेप्टेबल सिंबल्स हैं, वहाँ पर हमारा जो 35 है ये एटॉमिक नंबर है, जबकि एटॉमिक नंबर को लिखा होना चाहिए सब स्क्रिप्ट में, ना कि सुपर स्क्रिप्ट में। बच्चों ये जो है हमारी पोजीशन, इसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट और ये हमारी है सब स्क्रिप्ट। तो इसलिए ये जो दोनों नोटेशंस हैं ये हमारे एक्सेप्टेबल हैं और ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। एन एलिमेंट विद मास नंबर 81 कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन, असाइन द एटॉमिक सिंबल। तो जो दिया हुआ है बच्चों, गिवन है, वो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। एटॉमिक मास है हमारे पास, ए है 81। अच्छा, तो ठीक है, तो एक का मतलब हुआ हमारा एटॉमिक मास होता है हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी? जो हमारा न्यूट्रॉन्स है वो कितने हैं? 31.7% मोर हैं, किसके? प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो जो हमारे न्यूट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन को अगर हम लोग बच्चों P मानते हैं, तो P प्लस 31.7 अपॉन ये, इसको हम लोग 31.7% बोल सकते हैं, यानी P के 31.7% ज्यादा हैं हमारे प्रोटॉन से। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा P प्लस 0.317P, और यहाँ पर आ जाएगा P को कॉमन निकाल लेते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस 0.317 यानी 1.317P। तो n हमारा P के टर्म्स में इतनी वैल्यू आ गई। तो अगर हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर जो 1 है, ये वाली इक्वेशन, इसमें अगर हम लोग n को P के टर्म्स में रखते हैं 1.317 और टोटल आ जाएगा हमारा 81, तो हमारी P की वैल्यू आ जाएगी। तो P को कॉमन निकालते हैं, 1 प्लस 1.317 इज इक्वल टू 81। तो P आ गया इंटू 2.317 इज इक्वल टू 81 एंड P इज इक्वल टू 81 अपॉन 2.317। तो इसकी जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी जो लगभग वैल्यू आएगी 34.9। तो ये किसके इक्वल है बच्चों? 35 के। तो P की वैल्यू यानी प्रोटॉन कितने आ गए बच्चों? हमारे 35। तो जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही हमारा क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो यहां पर एटॉमिक नंबर 35 है, तो 35 एटॉमिक नंबर किसका होता है बच्चों? हमारा होता है ब्रोमीन का। ब्रोमीन का होता है 35। तो यहाँ पर जो पूछ रहे हैं असाइन द एटॉमिक सिंबल, तो एटॉमिक सिंबल हमारा हो जाएगा Br35 और इसका जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो लगता है लगभग 81।
तो इसी तरीके से हम लोग जो जो गिवन है डाटा यहाँ पर, तो उसकी हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उसकी हेल्प से हम लोग एक वेरिएबल की यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे और उसकी हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे, अपना एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, जिससे कि हमारा क्या निकल आएगा बच्चों, एटॉमिक सिंबल। तो आई होप बच्चों ये जो लास्ट क्वेश्चन था आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि अगर ये समझ में आया तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, और हमारा जो इससे आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो भी सेम हमारा रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। एन आयन विद मास नंबर 37 possesses 1 unit of negative charge if the ion contains 11.1% more neutrons than the electrons. Find the symbol of the ion. So यहां पर हमारा क्या है, आयन है। तो आयन बच्चों क्या होते हैं, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं या फिर कम होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है हमारा। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, तो इसका मतलब है हमारे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो एटॉमिक मास है उसका 37। एटॉमिक मास का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसकी हम लोग एक इक्वेशन बना के रख लेते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, यानी अगर सपोज करते हैं बच्चों हमारे पास कोई सिंबल है x, मान लो उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो यानी उसका जो प्रोटॉन होगा और उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा होगा यहां पर, तो बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन को हमको एक माइनस करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं किस कंडीशन में, जब हमारा जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो एक इलेक्ट्रॉन को हमने कम कर दिया तो हमारे प्रोटॉन के बराबर आ गया। तो प्रोटॉन की जगह पर हम लोग इलेक्ट्रॉन रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट डाटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का 11.1% ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इस इक्वेशन नंबर 1 में P की जगह क्या रख दें, E - 1 प्लस N इज इक्वल टू 37, तो हमारा E प्लस N क्या आ जाएगा, 37 प्लस 1 यानी 38। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और नेक्स्ट डाटा दिया हुआ है कि जो न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन से कितने ज्यादा हैं, 11.1%। तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1.11। तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर सेकेंड में हम लोग E की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, E प्लस N इज इक्वल टू 38 है। तो N की जगह हम लोग रख देंगे 1.11 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 38। तो यहाँ पर E कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस 1, तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 38/2.11। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो लगभग कितना आएगा, 18। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन के नंबर्स आ गए हैं वो आ गए हैं 18, और इलेक्ट्रॉन हमारा कितना था, एक ज्यादा था, तो हमारे जो प्रोटॉन होंगे वो आ जाएंगे 17। और 17 का मतलब है बच्चों कि हमारा जो Z है वो भी कितना है, 17। तो एटॉमिक नंबर 17 होता है हमारा Cl का, और इसका एटॉमिक मास होता है हमारा 35.5। या फिर यहाँ पर बच्चों हमारा 37 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग 37 लिखेंगे, क्योंकि 37 के अकॉर्डिंग हमारा ये एटॉमिक मास आया था। तो क्लोरीन के बहुत सारे दो आइसोटोप्स होते हैं, एक 35.5 होता है और एक 37 होता है। तो यहाँ पर हमारा 37 के अकॉर्डिंग हमारा ये जो एटॉमिक सिंबल आया है वो क्या हुआ, 17Cl37। तो आई होप बच्चों ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको डाटा का यूज करके इक्वेशन फॉर्म करनी है, और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद जो हमारा वेरिएबल है, हमारा सिंगल वेरिएबल, उसकी वैल्यू निकालनी है।
पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रोटॉन की वैल्यू निकाली थी, क्योंकि हमारा जो डाटा था वो प्रोटॉन के टर्म्स में यहाँ पर दिया हुआ था, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में दिया हुआ है कि न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से इतना % ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आयन विद मास नंबर 56, तो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग है, कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, असाइन द सिंबल टू दिस आयन। तो बच्चों ये आपको अपने आप सबसे पहले ट्राई करना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, इसमें हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो कितना दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है। तो 56 के अकॉर्डिंग यहाँ पर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हो जाएंगे हमारे 56। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अगर बच्चों किसी में है, यानी 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, इसका मतलब होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यानी अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की अगर कंपैरिजन की जाए यहाँ पर, तो 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 3 ये जब बराबर तब होंगे जब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे। तो अब हम इस इक्वेशन में P की जगह E के टर्म्स में रख लेते हैं अगर, तो N प्लस P की जगह हम लोग रखेंगे E प्लस 3, और ये आ जाएगा हमारा 56। तो N प्लस E आ जाएगा हमारा 56 माइनस 3 यानी 53। ये हमारी इक्वेशन नंबर बन जाती है सेकेंड। अब सेकेंड कंडीशन है हमारी कि न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 30.4% ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो यानी 30.4% मतलब अपॉन 100। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी n इज इक्वल टू E प्लस 0.304 इलेक्ट्रॉन, यानी 1.304। अब ये जो वैल्यू है हम लोग इक्वेशन नंबर किस में रखने वाले हैं, सेकेंड में, यानी E प्लस 1.304 E इज इक्वल टू 53। यहाँ पर बच्चों जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 53 अपॉन 2.304, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग 23। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर आ गए हमारे 23, जबकि इस केस में हमारे क्या था, 3 पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा था। तो 23 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, यानी जो प्रोटॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन से कितने ज्यादा थे, 3। तो यानी 23 यानी E प्लस 3 थे, तो यानी 23 प्लस 3 कितने हो गए हमारे, हो गए यहाँ पर 26। तो यानी Z भी हमारा क्या हो गया, 26। तो 26 हमारा होता है आयरन का, Fe का होता है हमारा 26, और हमारा एटॉमिक मास है इसका 56। तो ये हमारा हो जाता है एटॉमिक सिंबल आयरन का। तो आई होप बच्चों ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस थे ये एक ही पैटर्न पर बेस्ड थे। तो आप लोग खूब सारी प्रैक्टिस करिएगा सबसे पहले, फिर आप लोग इसके एक्सप्लेनेशन को फॉलो करिएगा। तो आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी जो तैयारी है आपके एकेडमिक्स के लिए या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो और भी अच्छी होगी बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। देर ना करते हुए अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हमारे यहाँ पास A, B, C, D और E इतने ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, रेडिएशन फ्रॉम माइक्रोवेव ओवन। मतलब ये जो इतनी सारी हमारी रेडिएशन दे रखी हैं, इनको हमको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज करना है। तो पहली क्या है, रेडिएशन फ्रॉम माइक्रोवेव।
माइक्रोवेव मतलब माइक्रोवेव लिख लेते हैं, माइक्रोवेव रेडिएशन। सेकेंड है हमारी एम्बर लाइट फ्रॉम ट्रैफिक सिग्नल। तो ट्रैफिक सिग्नल से जो लाइट होती है वो हमारी विजिबल रीजन में आती है, कलर्ड विजुअल में, तो हम लोग लिखेंगे विजिबल रीजन। सी है हमारा रेडिएशन फ्रॉम एफएम रेडियो, यानी एफएम रेडियो यूज करता है रेडियो वेव्स। फिर डी है हमारा कॉस्मिक रेज, तो कॉस्मिक लिख लेते हैं हम लोग, कॉस्मिक रेज। फिर है हमारा ई एक्स रेज। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि किस हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें किस रेंज में ये वाली जो ऑर्डर से फॉलो करती हैं हमारी जो रेडिएशंस होती हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी होती है गामा रे, फिर होती है हमारी एक्स रे, फिर हमारा आता है यूवी, फिर आती है विजिबल, फिर आती है हमारी विजिबल के बाद आती है हमारी इंफ्रारेड, फिर आती है हमारा माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। तो अगर हम लोग वेवलेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव की होती है, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है हमारी गामा रेज। और गामा रेज से भी एक ज्यादा की फ्रीक्वेंसी वाली हमारी आउटर स्पेस में एक रे मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मिक रेज। तो ये हमारा पैटर्न होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। अगर बच्चों इस पे आप लोग और जानकारी चाहते हैं और इजी तरीके से हम लोगों ने एक ट्रिक की हेल्प से ये सारी चीजें याद की हैं, अगर आप लोगों को और जानना है तो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाली वीडियो है उसको फॉलो कर सकते हैं। और भी अच्छे तरीके से न्यूमेरिक्स के तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहां पर पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर सबसे लो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहां पर हमको दिखती है रेडियो वेव्स, तो यानी सी जो है वो सबसे कम फ्रीक्वेंसी की है। फिर हमारे पास रेडियो वेव के बाद आता है माइक्रोवेव, रेडियो के बाद माइक्रोवेव, फिर उसके बाद आता है हमारा विजिबल, फिर विजिबल के ये तीनों हो गई। विजिबल के बाद हमारा है एक्स रे, और फिर सबसे लास्ट में हमारा कॉस्मिक रेज। तो इस तरीके से हमारी बढ़ती हुई इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमारी ये ऑर्डर आता है। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइट्रोजन लेजर प्रोड्यूसेस रेडिएशन एट अ वेवलेंथ ऑफ 337.1 nanometer. If the number of photons emitted is this, calculate the power of the laser. अच्छा, एक लेजर है बच्चों, उसकी वेवलेंथ यहां पर दी हुई है 337.1 नैनोमीटर, यानी 337.1 इंटू 10⁻⁹ मीटर भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स दिए हुए हैं हमारे पास 5.6 इंटू 10⁻24। अच्छा, कैलकुलेट क्या करना है, पावर ऑफ दिस लेजर। अच्छा बच्चों, पावर ऑफ दिस लेजर हम लोग जो हम लोग पावर की बात करते हैं तो हम लोग इसकी टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हैं, और टोटल एनर्जी अगर हम पर यूनिट टाइम देखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पावर। तो सबसे पहले हम लोग इसकी एनर्जी फाइंड करते हैं। तो एनर्जी हम लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। तो न्यू को हम लोग लिख सकते हैं C अपॉन लैम्डा, तो हमारा आ जाएगा NHC अपॉन लैम्डा। तो n हमारी वैल्यू है 5.6 इंटू 10⁻24। h की वैल्यू हमारा प्लॉन्क कांस्टेंट होता है, तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इसकी वैल्यू होती है, और c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा की वैल्यू हमको यहाँ पर गिवन है 337.1 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो मीटर से मीटर यहाँ पर कट हो जाएगा, सेकंड से सेकंड, तो हमारा आंसर आएगा जो भी वो आएगा जूल में। तो देख लेते हैं बच्चों, हमारा जो आंसर है 46 का वो आ रहा है यहाँ पर 3.302 इंटू 10⁻⁶
जूल। तो ये जो हमारी वैल्यू है वो हमारे इतने सारे जो हमारे फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी निकल के आती है। टोटल एनर्जी हमारी यहाँ पर निकलती है। अगर हम लोग एक फोटॉन की एनर्जी निकालते तो सबसे पहले इसको हमको 1 रखना पड़ता, फिर हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे टोटल जो फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी निकल के आती है जितनी जूल। तो अगर इतनी जूल पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम अगर ये एनर्जी रिलीज करती है तो यही इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, पावर। इस लेजर की पावर कही जाएगी। तो आई होप कि बच्चों ये आपको समझ आया होगा कि हम लोग किसको पावर बोल रहे हैं। टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम पावर बोलते हैं। तो यहां पर हमको फाइंड करनी पड़ेगी अब इसकी टोटल एनर्जी। Neon gas is generally used in the sign boards. If it emits strongly at 616 nanometer, calculate the frequency of emission, distance traveled by this radiation, energy of quantum and number of quanta present if it produces 2 joule of energy. तो बच्चों यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स में इस क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है और हमको दिया हुआ है केवल और केवल हमारी वेवलेंथ जो कि है हमारी 616 नैनोमीटर, यानी 616 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग करते हैं, क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है c/λ। तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा हमको यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो है 4.8 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, या फिर इसको हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं, हर्ट्ज। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस रेडिएशन। तो फॉर्मूला सबको पता होगा बच्चों की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो क्या होती है, लाइट की स्पीड होती है। तो यहाँ स्पीड आ जाएगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और टाइम यहाँ पर दिया हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस रेडिएशन इन 30 सेकेंड, यानी 30 सेकेंड में हमको डिस्टेंस निकालनी है। तो ये कट गया, तो मीटर में टाइम आएगा, आ गया हमारा 9 इंटू 10⁹ मीटर। इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कितने सेकंड में, 30 सेकंड में, कोई भी जो भी लाइट की स्पीड से चलेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सी पार्ट है, हम लोग यहां पर देखते हैं। सी पार्ट में पूछा है एनर्जी ऑफ क्वांटम। तो एनर्जी ऑफ क्वांटम निकालने के लिए E इज इक्वल टू एच न्यू निकाल सकते हैं अगर एक क्वांटम की या एक फोटोन की अगर हम लोग एनर्जी फाइंड करना है। तो H हमारा हो जाएगा 6.66 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी अभी हम लोगों ने निकाली 4.8 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ सेकेंड यहाँ पर कट डाउन होगा और बचेगा जूल में। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 32.26 इंटू 10⁻⁻20 जूल। ये हमारी एक क्वांटा की एनर्जी हो जाएगी, एनर्जी ऑफ क्वांटम या फिर एनर्जी ऑफ क्वांटा। डी और लास्ट पार्ट हमारा यहां पर है नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ इट प्रोड्यूसेस 2 जूल ऑफ एनर्जी। तो यहां पर बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, यहां पर हमको दिया हुआ है एनर्जी, टोटल एनर्जी,
और हमसे पूछ रहा है कि नंबर कितने होंगे, तो यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। तो यहां पर हमसे पूछ रहा है n की वैल्यू और हमको टोटल एनर्जी दी हुई है 2 जूल, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन एच न्यू। एच न्यू से हमारी एक फोटोन की एनर्जी आती है और E हमारी टोटल एनर्जी है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ क्वांटा या नंबर ऑफ फोटॉन मिल जाएंगे। तो 2 जूल हमें ऊपर यहाँ पर लिखना है टोटल एनर्जी और नीचे हमें एच न्यू की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली है, तो नीचे हम लोग यही वैल्यू को यूज कर लेंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा यहां से वो आएगा 6.197 इंटू 10⁻8। तो ये हमारा आ गया है नंबर ऑफ फोटॉन, किसमें, जब हमारी टोटल एनर्जी कितनी है, 2 जूल है, तब हमारे ये नंबर ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ क्वांटा आ चुके हैं। तो ये हमारे जो 5 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 47 के, तो पांचों पार्ट्स को हम लोगों ने अलग अलग यहाँ पर एक्सप्लेन किया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस सिग्नल्स ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार्स आर जनरली वीक if the photon detector receives a total of this joule from the radiation of 600 nanometer, calculate the number of photons received by the detector। बच्चों क्वेश्चन बड़ा लंबा चौड़ा दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें फॉलो नहीं करनी है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमको एनर्जी दी हुई है इतनी और वेवलेंथ दी हुई है और हमको नंबर पूछ रहा है। एनर्जी कितनी दी हुई है, 3.15 इंटू 10⁻−18 जूल। वेवलेंथ हमको दी हुई है 600 नैनोमीटर या फिर 600 इंटू 10⁻9 मीटर, और हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स। सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा एन एच न्यू और एन इज इक्वल टू ई अपॉन एच न्यू। ई हमारा है 3.15 इंटू 10⁻−18 और जो हमारा h है वो होता है 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड इंटू न्यू हमारा। अच्छा, न्यू की जगह हम लोग c अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको लैम्डा दिया हुआ है, तो न्यू हटा के हम लोग c अपॉन लैम्डा ऊपर पहुंच जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू है हमारी, c की वैल्यू पहले लिख लेते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमारा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके बराबर होती है, c अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर हम लोगों ने c अपॉन लैम्डा लिख दिया, तो n इक्वल टू आ गया e लैम्डा अपॉन एच सी। तो लैम्डा की वैल्यू है 600 इंटू 10⁻−19 मीटर। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चों यहाँ पर वो आएगा 95 इंटू 10⁻−1 या फिर हम लोग लिख सकते हैं 9.5। तो 9.5 ये अराउंड कितना हो जाएगा, 10 फोटॉन्स के बराबर। नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आएंगे, लगभग 10 फोटॉन्स आएंगे, 10 नंबर ऑफ क्वांटा यहाँ पर निकल के आते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर केवल वैल्यू को पुट करना था। क्वेश्चन नंबर 49, लाइफ टाइम्स ऑफ द मॉलिक्यूल इन द एक्साइटेड स्टेट आर ऑफन मेजर्ड बाय द यूजिंग पल्स रेडिएशन सोर्स ऑफ ड्यूरेशन नियरली इन द नैनोसेकेंड्स रेंज इफ द रेडिएशन सोर्स हैज द ड्यूरेशन ऑफ 2 नैनोसेकेंड, यानी टाइम कितना दिया हुआ है 2 नैनोसेकेंड्स। 2 नैनोसेकेंड्स का मतलब कितना होता है, 2 इंटू 10⁻9 सेकेंड। नैनो का मतलब होता है 10⁻9। तो एंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड ड्यूरिंग द पल्स। अच्छा, नंबर ऑफ फोटॉन दिए हुए हैं, यानी n इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻15। अच्छा, एनर्जी पूछ रहा है, तो सेम फॉर्मूला लगेगा E इज इक्वल टू एन एच न्यू। तो यहां पर हमको E पूछ रहा है, तो n की वैल्यू हमको दी हुई है, n की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻15
एच की वैल्यू हमको पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं इसको। और न्यू की वैल्यू बच्चों हमको नहीं पता, न्यू की जगह हमको दिया हुआ है यहाँ पर टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन। तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू 1/t। ये फॉर्मूला इवन हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है या इसके इन्वर्ट के बराबर होती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड, तो हमारा फ्रीक्वेंसी आ गई 0.5 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड इनवर्स। तो यही वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे और इसकी जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन आएगी बच्चों हमारी 8.28 इंटू 10⁻⁻10 जूल। ये हमारी क्या आ गई, टोटल एनर्जी आ गई है। जो भी हमारे रेडिएशन सोर्स है उसमें जितने नंबर ऑफ रेडिएशन पड़े हैं, फोटॉन्स पड़े हैं इतने टाइम पीरियड में, तब इतनी सी हमारी जो एनर्जी है वो आती है कैलकुलेट होके। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि हमारा आज के पार्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डबलेट एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड एट 589 and 589.6 नैनोमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ट्रांजिशन एंड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एक्साइटेड स्टेट। तो एक हमको दी हुई है वेवलेंथ 589 नैनोमीटर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर, और एक दी हुई है हमको 589.6 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये दो हमको वेवलेंथ यहाँ पर दी हुई हैं। नैनोमीटर को हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पर मीटर में लिख लिया है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ट्रांजिशन। सबसे पहले हमको फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बतानी है, तो फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाएगी c/λ1। तो c हमें पता होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू हमको यहाँ पर रखनी है। मीटर मीटर कट जाएगा, तो जो हमारा पहला आंसर है वो आएगा 5.093 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। इसी तरीके से इसके लिए भी हमको फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है तो c अपॉन इसका करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लिखनी पड़ेगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन λ2 कितना है 589.6 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 5.088 10⁻⁴ सेकेंड। तो ये जो हमारा पहला पार्ट है क्वेश्चन का वो हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं। करेस्पॉन्डिंग हम लोग दोनों की जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर हम लोग फाइंड कर लिए हैं। सेकेंड पार्ट जो हमारा है, सेकेंड पार्ट के यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा, एक का एच न्यू 1 है माइनस एक का एच न्यू 2 है। तो यहाँ पर एच कॉमन लेके न्यू 1 माइनस न्यू 2 की बात हम लोग करेंगे। एच होता है हमारा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और न्यू 1 हमारा है 5.093 इंटू 10⁻⁴ माइनस 5.088 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। तो जब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा आएगा 0.005 इंटू 10⁻⁴, और ये हमारी सेम वैल्यू रहेगी। और इन दोनों को जब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हम लोग लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर, तो डेल्टा ई की जो फाइनल वैल्यू आने वाली है वो है 3.31 इंटू 10⁻⁻22 जूल। इतनी हमारी एनर्जी डिफरेंस आएगी। तो ये हमारी एनर्जी डिफरेंस है जो हमारा सेकंड पार्ट था, और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने अलग अलग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर फाइंड कर ली हैं। तो यहाँ पर बच्चों आज का पार्ट हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं अपना। अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 51 से लेकर 60 तक की बात करेंगे वहां पर हम लोग। तो आज के लिए यहीं तक।
टिल देन बाय बाय।